हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक पर स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम यहां पर एमपी की सभी एग्जाम्स के लिए मध्य प्रदेश जीके को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एमपी की सभी एग्जाम्स में जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल प्रहरी, पटवारी और लगभग एमपी की सभी एग्जाम्स में एमपी जीके का 50% वेटेज होता है। मतलब देखिए फ्रेंड्स, लगभग आधे क्वेश्चन जो है एग्जाम में एमपी जीके से पूछे जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एमपी की नदियों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में देखिए इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को इसलिए चूज किया है क्योंकि ये जो टॉपिक है एमपी के स्टूडेंट्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट के काम आएगा, क्योंकि एमपी की नर्मदा, चंबल, बेतवा जैसी जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनसे सेंट्रल की एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। देखिए एमपी की गवर्नमेंट 2021 में एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, 2020-21 पीएससी के साथ साथ और बहुत सारी एग्जाम्स आयोजित करने वाली है। इसीलिए देखिए, अगर आपको पूरा एमपी जीके इसी तरह से कंप्लीट करना है तो एमपी जीके का वीडियो कोर्स आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एमपी जीके के सभी वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, जिससे देखिए एमपी की सभी एग्जाम्स में एमपी जीके वाला जो सेक्शन है आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एमपी की नदियों के कुछ बेसिक बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। देखिए मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 207 नदियाँ बहती है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए ये जो नदियाँ हैं इनमें से अधिकतर नदियाँ एमपी से निकलती है, लेकिन ये बहते हुए किसी अन्य राज्य में चली जाती है। इसीलिए एमपी को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एमपी में 4 बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है। इनमें सबसे बड़ी है नर्मदा, सेकेंड नंबर पर है चंबल, तीसरी बड़ी नदी है सोन और चौथी बड़ी नदी है ताप्ती। क्लियर? तो देखिए ये 4 ऐसी नदियां हैं जो कि एमपी की सबसे बड़ी नदियां हैं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा एमपी में केन, बेतवा, शिप्रा, तवा, पार्वती, सिंध, काली सिंध, खान, सरस्वती, जामनी, माही, बैनगंगा, मान, वर्धा, कान्हन, पेंच और कुआरी आदि नदियां बहती है। देखिए एमपी की जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपी नदियां कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपी नदियां होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत जो है वो प्रायद्वीपी क्षेत्र है। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। अब देखिए भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि प्रायद्वीपी भारत है। अब देखिए अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी भी प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। इसीलिए एमपी जो है इसे भी प्रायद्वीपी भारत में शामिल किया जाता है। इसीलिए एमपी में बहने वाली जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपी नदियों के नाम से जानी जाती है। ओके, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखिए, एमपी की बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा कहा जाता है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पवित्रता के आधार पर एमपी की गंगा किसे कहा जाता है, तो पवित्रता के आधार पर एमपी की गंगा है नर्मदा। लेकिन देखिए प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है और मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। देखिए तीनों ही क्वेश्चन में हल्का सा कॉम्प्लिकेशन है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए पवित्रता के आधार पर एमपी की गंगा नर्मदा है, प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा बेतवा है और मालवा की गंगा एमपी की शिप्रा नदी को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एमपी के अपवाह तंत्र के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए अब क्वेश्चन आता है कि अपवाह तंत्र क्या होता है। तो देखिए कोई भी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अब देखिए बहाव क्षेत्र के आधार पर एमपी के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और दूसरा है खंबात की खाड़ी का अपवाह तंत्र। देखिए वो सभी नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, उन सभी नदियों का अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाता है। और दूसरा है खंबात की खाड़ी का अपवाह तंत्र, वो नदियां जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है।
खंबात की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल की जाती है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में 3 मुख्य नदियों का अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। अब वो कौन कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहला है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, गंगा या यमुना नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वे सभी मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है। देखिए, एमपी से निकलने वाली चंबल, बेतवा, सिंध, टोंस ये सभी नदियां गंगा नदी तंत्र की नदियां हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा नदी तंत्र है महानदी तंत्र। देखिए, महानदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर महानदी तंत्र का निर्माण करती है। देखिए, महानदी का उद्गम कभी एमपी राज्य से होता था, लेकिन देखिए एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अब महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। एमपी के अमरकंटक से इसकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां निकलती है, लेकिन देखिए एग्जाम में वो नदियां पूछी नहीं जाती, इसीलिए देखिए हम महानदी तंत्र को इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा नदी तंत्र है गोदावरी नदी तंत्र। देखिए, एमपी की वो नदियां जो कि दक्षिण की ओर बहते हुए गोदावरी में जाकर मिल जाती है, वो गोदावरी नदी तंत्र का निर्माण करती है। एमपी की बेनगंगा, वर्धा और पेंच ऐसी नदियां हैं जो कि गोदावरी की सहायक है। तो इस नदी तंत्र में देखिए हम उन्हीं नदियों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद देखिए, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के तंत्र में 3 नदी तंत्र देखने को मिलते हैं: नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र। देखिए, ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओके, तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में हम इन 3 नदी तंत्र को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एमपी के सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र नर्मदा नदी तंत्र पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नर्मदा और उसकी सहायक नदियां मिलकर नर्मदा नदी तंत्र का निर्माण करती है। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है एमपी में नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा नदी को रेवा, मेकलसुता, सोमो देवी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इतिहास में एक भूगोलविद हुए हैं जिनका नाम है टॉलमी। देखिए, टॉलमी ने नर्मदा को नामोदोस के नाम से पुकारा है। तो रेवा, मेकलसुता, सोमो देवी और नामोदोस के नाम से एमपी की नर्मदा नदी को जाना जाता है। देखिए, नर्मदा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी की दाता, मतलब ऐसी नदी जो कि खुशियों को प्रदान करने वाली है। देखिए, यह नदी एमपी की सबसे बड़ी नदी है और भारत की ऐसी सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम एमपी के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। देखिए, एमपी में अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मेकाल श्रेणी स्थित है जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी हिस्सा है। इसी मेकाल श्रेणी से 1051 फीट की ऊंचाई से एमपी के अनूपपुर जिले से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। देखिए, नर्मदा नदी जो है एमपी के 15 जिलों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। नर्मदा नदी एमपी के 15 जिलों से होकर बहती है। देखिए, यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए भारत के 3 राज्यों में बहती है। देखिए, नर्मदा का उद्गम एमपी से होता है। एमपी के बाद ये नदी महाराष्ट्र राज्य में जाती है और महाराष्ट्र के बाद गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में एक ऐसी नदी है जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए, एमपी की 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती एमपी की ऐसी नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। यह क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी की 2 नदियां जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा और ताप्ती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि नर्मदा नदी एमपी की एक बहुत बड़ी आबादी को पीने के पानी की पूर्ति करती है। इसके बाद देखिए, नर्मदा की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है और 1312 किलोमीटर में से नर्मदा 1077 किलोमीटर एमपी राज्य में बहती है। देखिए, नर्मदा के टोटल बहाव का 90% क्षेत्र एमपी राज्य में है। इसके बाद देखिए, इसका दूसरा सर्वाधिक बहाव क्षेत्र गुजरात राज्य में देखने को मिलता है और तीसरा सबसे कम बहाव क्षेत्र इसका महाराष्ट्र राज्य में है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर बहाव के क्रम के राज्य पूछे जाएं तो सबसे पहला है एमपी, उसके बाद नर्मदा महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र के बाद गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। तो देखिए, दोनों ही क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर बहाव क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा बहाव क्षेत्र है एमपी में,
दूसरे नंबर पर आता है गुजरात और सबसे कम बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन अगर बहाव में पड़ने वाले राज्यों की बात करें तो सबसे पहले नर्मदा एमपी से निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में जाती है और सबसे आखिरी में गुजरात राज्य में जाती है और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्लियर? देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी का टोटल अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला फैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नर्मदा को रेवा, शंकरी, मेकलसुता, अमरकंठी और नामोदोस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, नर्मदा को ही शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन व्यापम की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। एमपी में रेवा, शंकरी, मेकलसुता, अमरकंठी और नामोदोस नर्मदा के ही अन्य नाम हैं। देखिए, नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो वृक्ष के समान देखने को मिलता है, मतलब इसका अपवाह क्षेत्र वृक्षाभ प्रणाली का अपवाह क्षेत्र है। देखिए, नर्मदा नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती है और इस नदी को पवित्रता के आधार पर एमपी की गंगा भी कहा जाता है। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पवित्रता के आधार पर एमपी की गंगा कौन सी नदी है, तो एमपी की नर्मदा नदी। अगर प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा पूछा जाए तो बेतवा नदी, और एमपी की शिप्रा नदी मालवा की गंगा कहलाती है। देखिए, एमपी में बहने वाली नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है। देखिए दोस्तों, भारत में मानव का पहला साक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिला है। नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद के हथनोरा गांव में 2.5 लाख साल पुरानी मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, इसके बाद देखिए, एमपी में नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, जो कि एमपी में किसी भी नदी की सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं। अब देखिए, नर्मदा नदी की सहायक नदियों को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक वो जो कि राइट हैंड से आकर नर्मदा में मिलती है और एक वो जो कि लेफ्ट हैंड से आकर नर्मदा में मिलती है। तो देखिए दोस्तों, राइट हैंड से आकर नर्मदा में मिलने वाली सहायक नदियों में हिरण, तिंदोनी, बारना, चंद्रकेशर, जामनेर, मान और हथनी महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, नर्मदा में राइट हैंड से टोटल 19 नदियां आकर मिलती है और नर्मदा में लेफ्ट हैंड से टोटल 22 नदियां आकर मिलती है, जिसमें बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव और गोई प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ से व्यापम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, नर्मदा में लेफ्ट हैंड से सबसे ज़्यादा 22 नदियाँ आकर मिलती है और राइट हैंड से नर्मदा में 19 नदियाँ आकर मिलती है। तो इस प्रकार देखिए, नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए, नर्मदा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी की बात करें तो नर्मदा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी एमपी की तवा नदी है। तवा नदी जो कि एमपी के होशंगाबाद जिले में बहती है, नर्मदा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। देखिए, इस नदी पर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। देखिए, एमपी में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेतृत्वकर्ता मेघा पाटकर है। देखिए, एमपी में नर्मदा पर नर्मदा नदी घाटी परियोजना के तहत इंदिरा सागर डैम और गुजरात में सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। देखिए, इसी परियोजना के तहत नर्मदा के बैक वाटर में जो भी गांव डूब में आ रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए एमपी में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी नेतृत्वकर्ता मेघा पाटकर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को आप नोट कर लेना। इसके बाद देखिए, अगर हम नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम एमपी के अनूपपुर जिले से होता है और अनूपपुर जिले में ही नर्मदा नदी पर कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये 2 जलप्रपात देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए, नर्मदा आगे बढ़ती है और एमपी के जबलपुर में नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। देखिए, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है, इसीलिए धुआंधार जलप्रपात को भेड़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नर्मदा आगे बढ़ती है और खंडवा के बड़वा में नर्मदा नदी पर मंदार और दर्दी जलप्रपात देखने को मिलता है और इसके बाद खरगोन के महेश्वर में नर्मदा पर सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो इन सभी जलप्रपात को आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, अनूपपुर जिले में नर्मदा पर कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात है। एमपी के जबलपुर में धुआंधार या भेड़ाघाट जलप्रपात है। एमपी के बड़वा में दर्दी और मांधार जलप्रपात है
और एमपी के महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। इसके बाद देखिए, नर्मदा का बहाव क्षेत्र एमपी के 15 जिलों में है। अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसीपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी और अलीराजपुर। ओके, तो देखिए नर्मदा के बहाव क्षेत्र में एमपी में सबसे पहला जिला है अनूपपुर, जहां से नर्मदा का उद्गम होता है। और नर्मदा के बहाव क्षेत्र में एमपी का सबसे आखिरी जिला है एमपी का अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद नर्मदा नदी महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है। देखिए एमपी का ओमकारेश्वर, जो कि एमपी के खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यह नर्मदा का एमपी में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। एक है ओमकारेश्वर, जो कि एमपी के खंडवा में है, और दूसरा है महाकालेश्वर, जो कि एमपी के उज्जैन में स्थित है। अब यहाँ पर आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझिए दोस्तों, कि नर्मदा नदी एमपी के 15 जिलों से होकर गुजरती है। लेकिन देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अगर नदी किसी जिले से या किसी शहर से होकर गुजर रही हो तो वो शहर भी उस नदी के तट पर हो। देखिए कोई भी शहर किसी नदी के तट पर तब होता है जब उस नदी के कारण उस शहर का विकास हुआ हो। एमपी का अमरकंटक, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर, बड़वा, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसीपुर, बड़वानी और अलीराजपुर, ये एमपी के ऐसे शहर हैं जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली नर्मदा नदी के जितने भी शहर हैं वो देखकर ही समझ में आ जाते हैं, फिर भी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इन सभी को याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कोई भी शहर का नाम देकर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम नर्मदा पर निर्मित प्रमुख डैम की बात करें तो देखिए एमपी का सबसे ऊंचा और एमपी का सबसे बड़ा डैम इंदिरा सागर डैम है, जो कि एमपी के खंडवा में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद देखिए, एमपी के खंडवा में ही नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर डैम है, एमपी के खरगोन में नर्मदा पर महेश्वर डैम है और एमपी के जबलपुर में नर्मदा पर बरगी डैम बनाया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम ऑल ओवर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का सबसे ऊंचा डैम सरदार सरोवर डैम है, लेकिन ये डैम गुजरात के भड़ोच में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि एमपी में नर्मदा का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो वो है एमपी का इंदिरा सागर डैम, जो कि एमपी के खंडवा जिले में स्थित है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने नर्मदा नदी को डिस्कस किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए, नर्मदा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है एमपी की तवा नदी। तवा नदी एमपी के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर? तो देखिए, इस नदी का उद्गम एमपी के होशंगाबाद जिले से होता है और यह नदी उत्तर की ओर बहते हुए होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 180 किलोमीटर है। तो नर्मदा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है एमपी की तवा नदी। देखिए, तवा नदी पर एमपी का दूसरा सबसे बड़ा नदी पुल एमपी के होशंगाबाद में स्थित है, जिसकी टोटल लंबाई 1322 मीटर है। देखिए, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन होशंगाबाद का पचमढ़ी तवा नदी के तट पर स्थित है, जहां से इस नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो इन्हें स्पेशली आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, एमपी की मालिनी और देनवा, ये तवा की सहायक नदियां हैं। ओके, तो देखिए नर्मदा नदी तंत्र के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है। अब देखिए, इस नदी तंत्र की एमपी की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी और यह एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। देखिए, चंबल नदी का उद्गम एमपी के इंदौर जिले में स्थित जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। देखिए, एमपी के इंदौर जिले की महू तहसील में जाना पाव की पहाड़ियां स्थित है। इसी पहाड़ी के वाचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। देखिए, चंबल नदी को ही चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव और कीर्ति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि चंबल नदी का जो उद्गम हुआ है वो गाय के चर्म से निकले हुए खून से हुआ है, इसीलिए इसे चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में
और बाणभट्ट ने अपनी रचना कादंबरी में एमपी की चंबल नदी का उल्लेख किया है। देखिए 965 किलोमीटर लंबी यह जो नदी है एमपी में 320 किलोमीटर बहती है। इसका टोटल कैचमेंट एरिया 57,054 वर्ग किलोमीटर का है। एमपी के जानापाव की इंदौर की जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी उत्तर की ओर बहती है और उत्तर की ओर बहते हुए एमपी के चित्तौड़गढ़ में राजस्थान और एमपी की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, एमपी की चंबल नदी एमपी और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। आगे देखिए, एमपी का महू, रतलाम, श्योपुर और मुरैना ये ऐसे शहर हैं जो कि चंबल नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर एक और फैक्ट को आप याद रखिएगा कि चंबल नदी भले ही एमपी के मंदसौर से गुजरती है, लेकिन मंदसौर शिवना नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एमपी का मंदसौर जो है वो शिवना नदी के तट पर स्थित है और महू, रतलाम, श्योपुर और मुरैना ये चंबल नदी के तट पर स्थित शहर हैं। इसके बाद देखिए, एमपी में काली सिंध, पार्वती, बनास और शिप्रा ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। इनमें चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी एमपी की शिप्रा नदी है। देखिए, चंबल की सहायक नदी बनास अपना पूरा चक्र राजस्थान राज्य में पूरा करती है। तो जब भी हम चंबल की सहायक नदी को डिस्कस करेंगे तो हम काली सिंध, पार्वती और शिप्रा नदी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि बनास एमपी में नहीं बहती, तो बस आप यहाँ पर इतना याद रखिए कि बनास जो कि राजस्थान में बहती है चंबल की सहायक नदी है। देखिए, चंबल नदी उत्तर की ओर बहते हुए एमपी के बाद राजस्थान राज्य में जाती है और राजस्थान के बाद पुनः एक बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। अब देखिए, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि राजस्थान के बाद चंबल पुनः मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, राजस्थान के बाद चंबल नदी पुनः मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले से प्रवेश करती है और इसके बाद यूपी राज्य में चली जाती है और यूपी के इटावा में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। तो एमपी की चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, इसके बाद देखिए, चंबल नदी पर राजस्थान के भेसरोगढ़ में चुलिया जलप्रपात स्थित है। देखिए, चित्तौड़ के पास राजस्थान के भेसरोगढ़ में चुलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा एमपी के इंदौर में चंबल नदी पर झाड़ी दाहा जलप्रपात स्थित है। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि यह एमपी में चंबल नदी पर स्थित है। झाड़ी दाहा एमपी के इंदौर में चंबल पर है और चुलिया जलप्रपात राजस्थान के भेसरोगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। देखिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन चंबल नदी में होता है। चंबल नदी का मृदा अपर्दन गली अपर्दन के नाम से जाना जाता है। देखिए, एमपी के चंबल क्षेत्र में मतलब मुरैना, श्योपुर और भिंड जैसे जो जिले हैं वहां पर चंबल नदी द्वारा गहरे खड्डों का निर्माण किया जाता है। इसे ही चंबल क्षेत्र में बीहड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि कभी डाकुओं की शरण स्थली रह चुका है। पान सिंह तोमर जैसे डाकू कभी इन्हीं बीहड़ों से निकले हैं। तो याद रखिएगा, एमपी की चंबल नदी द्वारा एमपी के भिंड मुरैना क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण होता है। आगे देखिए, चंबल नदी की एमपी और यूपी की जो सीमा है वो 112 किलोमीटर लंबी है और इसके अलावा एमपी और राजस्थान की जो सीमा है वो 216 किलोमीटर लंबी है। क्लियर? तो चंबल नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए एमपी, राजस्थान और राजस्थान के बाद यूपी राज्य में प्रवेश करती है। देखिए, यूपी के इटावा के निकट बिठोली गांव में जहां पर चंबल यमुना से मिलती है उसे पंचनद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों नदियों का जो संगम है वहां पर मुख्य रूप से 5 नदियों का संगम होता है। यमुना, चंबल, कुआरी, सिंध और पाहुज नदी। ये पांचों नदियां यूपी के बिठोली गांव में मिलती है और इसे ही पंचनद के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो चंबल और यमुना नदी का संगम पंचनद के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो देखिए, यहां पर हमने गंगा नदी तंत्र में चंबल नदी को डिस्कस किया है। अब हम चंबल की सहायक नदियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, चंबल की सहायक नदी में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है एमपी की शिप्रा नदी। देखिए, 195 किलोमीटर लंबी यह नदी इंदौर के काकरी बरड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए, थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन बहुत ही आसानी से आपको 1-2 बार में ये याद हो जाएगा। इंदौर की काकरी बरड़ी की पहाड़ियों से शिप्रा नदी का उद्गम होता है, जो कि इंदौर के बाद उत्तर की ओर बहते हुए देवास, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर जिले में प्रवेश करती है और मंदसौर जिले में आकर शिप्रा नदी चंबल नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों,
एमपी का उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अब शिप्रा की जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है कान्हा नदी, जिसे इंदौर में खान नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, शिप्रा की सहायक खान नदी के तट पर ही एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर बसा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को आप नोट कर लेना। देखिए, शिप्रा नदी को ही पूर्ण सलीला, पापहारिणी, अवंती और सोमवती के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह नदी मालवा क्षेत्र में बहती है, इसीलिए इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्योंकि उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, इसीलिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसी नदी के तट पर एमपी का सबसे बड़ा मेला, कुंभ का मेला उज्जैन में आयोजित किया जाता है। ओके, आखिरी बार कुंभ का मेला 2016 में आयोजित किया गया था। अगला कुंभ 2028 में आयोजित किया जाएगा। उज्जैन में शिप्रा नदी पर रामघाट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि एमपी में रामघाट किस नदी के तट पर है, तो ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, हमने गंगा नदी तंत्र में चंबल नदी को डिस्कस किया और चंबल की सहायक नदी में शिप्रा नदी को डिस्कस किया है। अब देखिए, शिप्रा के बाद चंबल की अन्य सहायक नदियों में हम काली सिंध और पार्वती को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शिप्रा की सहायक नदी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, शिप्रा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो वो है खान नदी। अब देखिए, कान्हा नदी को ही खान नदी के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम कान्हा नदी था, लेकिन भारत में मुगलों के शासन के दौरान कान्हा नदी का नाम बदलकर खान नदी कर दिया गया था। देखिए, शिप्रा की सहायक खान नदी इंदौर के राला मंडल की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए, खान नदी को प्राचीन काल में छाता या ख्याता के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, इसकी लंबाई केवल 74 किलोमीटर है। इंदौर के राला मंडल की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी उत्तर की ओर बहती है और उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर शिप्रा नदी से मिल जाती है। तो शिप्रा और खान नदी का संगम ही उज्जैन में त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर खान नदी के तट पर स्थित है। एमपी में होलकरों द्वारा खान नदी के तट पर इंदौर शहर बसाया गया था। क्लियर? तो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इंदौर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इंदौर खान नदी के तट पर स्थित है। लेकिन देखिए, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इंदौर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ओके, तो देखिए, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, तो आइए समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, खान नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है एमपी की सरस्वती नदी। तो देखिए, सरस्वती नदी जो है इंदौर जिले की राऊ की पहाड़ियों से निकलती है और ये राऊ की पहाड़ियों से निकलकर इंदौर शहर के मध्य में आकर कान्हा नदी से मिल जाती है। देखिए, इंदौर जिले के राजवाड़ा के निकट कृष्णपुरा की छतरियां हैं। इसी कृष्णपुरा की छतरियों के निकट सरस्वती नदी खान नदी से आकर मिल जाती है और खान और सरस्वती नदी के संगम पर इंदौर शहर स्थित है। तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में ये समझा देता हूँ। देखिए, शिप्रा नदी का जो उद्गम है काकरी बरडी की पहाड़ियों से होता है। इस पर हमने डिस्कस किया था। ये जो नदी है चंबल की सहायक नदी है। अब देखिए, शिप्रा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है खान नदी, जो कि इंदौर के राला मंडल की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर शिप्रा नदी से मिल जाती है। अब सरस्वती नदी जो है वो खान नदी की सहायक है, जो कि इंदौर के राला मंडल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और इंदौर के राजबाड़ा में कृष्णपुरा की छतरियों के निकट खान नदी से मिल जाती है। खान और सरस्वती नदी के संगम पर ही इंदौर शहर बसाया गया है। ओके, तो आई होप आपको शिप्रा नदी, खान नदी और सरस्वती नदी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं चंबल की दूसरी सहायक नदी पर। देखिए, शिप्रा के बाद चंबल की दूसरी सहायक नदी है एमपी में पार्वती नदी। देखिए, पार्वती नदी जो है सीहोर जिले की आष्टा तहसील से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, किसी भी नदी का उद्गम आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सीहोर जिले की आष्टा तहसील से पार्वती नदी का उद्गम होता है, जो कि उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान के कोटा में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। तो पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। देखिए, एमपी का आष्टा, शाजापुर और राजगढ़
ये तीनों शहर पार्वती नदी के तट पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? आष्टा, राजगढ़ और शाजापुर। ये तीनों ही पार्वती नदी के तट पर बसे हुए हैं। देखिए, कालिदास की रचना मेघदूत में पार्वती नदी को निर्विघन्या के नाम से जाना गया है। इसके अलावा पार्वती नदी को पारा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, पार्वती नदी से केवल आपको इसके उद्गम का जिला पूछा जाता है और इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो इन दोनों ही फैक्ट को आप पार्वती नदी में याद रखिएगा। और ये किसकी सहायक है? तो ये एमपी में चंबल की सहायक है। इसके बाद देखिए, चंबल की तीसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है एमपी में काली सिंध नदी। देखिए, काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले के बागली गांव से होता है। देवास जिले के बागली से निकलने वाली काली सिंध नदी 461 किलोमीटर लंबी है। इसमें से देखिए, यह 150 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। देखिए, देवास के बागली से निकलकर यह नदी उत्तर की ओर बहती है और शाजापुर, राजगढ़ जिलों से बहते हुए राजस्थान के कोटा जिले में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। तो एमपी में बहने वाली काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी के तट पर ही एमपी का देवास और सोनकच्छ शहर स्थित हैं। ओके, तो देखिए, यहाँ पर हमने चंबल और उसकी तीनों महत्वपूर्ण सहायक नदी पर डिस्कस किया है। इसके बाद देखिए, गंगा नदी तंत्र की अगली महत्वपूर्ण सहायक नदी है मध्य प्रदेश में बहने वाली सोन नदी। देखिए, अगर हम सोन नदी की बात करें तो एमपी के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। देखिए, इसके पहले भी हमने इसी स्थान से एक और नदी का उद्गम देखा था जिसका नाम है नर्मदा। देखिए, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नॉर्मली 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, दूसरी है सोन और तीसरी है जोहिला नदी। ओके, तो नर्मदा, सोन और जोहिला ये तीनों ही नदियां अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, सोन नदी एमपी की तीसरी बड़ी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसमें से 509 किलोमीटर यह नदी मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। लेकिन देखिए दोस्तों, केवल नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में बहाव क्षेत्र पूछा जाता है जो कि 1077 किलोमीटर है। अन्य किसी भी नदी की टोटल लंबाई पूछी जाती है। तो सोन नदी टोटल 780 किलोमीटर लंबी है। देखिए, सोन नदी की मिट्टी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए सोन नदी को स्वर्ण नदी, सोनपालिका और हिरण्यबाहु के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यह भारत के 4 राज्यों में बहती है। एमपी के अमरकंटक से निकलकर यह उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए एमपी के बाद यूपी जाती है। यूपी के बाद झारखंड होते हुए बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, सोन नदी डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। एमपी की केवल 2 ही नदियां ऐसी है जो कि डायरेक्ट जाकर गंगा नदी में मिलती है। पहली है सोन और दूसरी है टोंस नदी। और इन दोनों में से गंगा नदी में मिलने वाली एमपी की सबसे बड़ी नदी है सोन नदी। देखिए, ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया था। आगे चलकर शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया था। तो याद रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। सोन नदी का टोटल अपवाह क्षेत्र 17,900 वर्ग किलोमीटर का है। आगे देखिए, एमपी में बहने वाली जोहिला, गोपद, उत्तरी, कोयला और यूपी में बहने वाली रिहंद नदी सोन की सहायक नदियां हैं। इनमें से सोन की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी एमपी की जोहिला नदी है जो कि सोन नदी के साथ ही अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। देखिए, एमपी का शहडोल शहर सोन नदी के तट पर स्थित शहर है। यहीं पर शहडोल में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। बाण सागर परियोजना एमपी के शहडोल में सोन नदी पर स्थित है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बाण सागर परियोजना के बैक वाटर में 2 जानवरों की प्रजाति का संरक्षण सोन नदी पर किया जा रहा है। उसमें सबसे पहली है दुर्लभ कछुए की प्रजाति और दूसरी है घड़ियाल की प्रजाति। तो याद रखिएगा, सोन नदी के बैक वाटर में कछुए और घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। सोन नदी के बाद एमपी से डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी है एमपी की टोंस नदी। देखिए, टोंस नदी को ही तमसा, तमस या फिर ताउन के नाम से भी जाना जाता है। 320 किलोमीटर लंबी यह जो नदी है सतना जिले की कैमूर श्रेणी में तमाश कुंड जलाशय से निकलती है।
क्लियर। और उत्तर की ओर बहते हुए यूपी के सिरसा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। एमपी की दूसरी ऐसी नदी जो कि डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती है। अगला फैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूं, तमसा या ताउन के नाम से एमपी में टोंस नदी को जाना जाता है। इसके बाद देखिए, एमपी में बहने वाली बबई, बेलन, सोनकर, बेलाज और महान, ये सभी टोंस की सहायक नदियां हैं। टोंस नदी उत्तर की ओर बहते हुए यूपी के सिरसा में गंगा नदी से मिल जाती है। ओके, इसके बाद देखिए, अगली महत्वपूर्ण नदी है एमपी की बेतवा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमपी की एग्जामों में नर्मदा के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेतवा नदी से ही पूछे जाते हैं। तो इसके एक एक फैक्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। 480 किलोमीटर लंबी बेतवा नदी को वेत्रवती या वेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। एमपी में बहने वाली बीना, धसान, जामनी और हलाली, ये सभी बेतवा की मुख्य सहायक नदियां हैं। देखिए, बेतवा की सहायक बीना नदी पर एमपी के सागर में भालकुंड जलप्रपात स्थित है। क्योंकि यह सागर के राहतगढ़ में स्थित है, इसीलिए भालकुंड जलप्रपात को राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एमपी के सागर में बीना नदी पर स्थित है। और बीना किसकी सहायक है? तो यह एमपी में बेतवा नदी की सहायक नदी है। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि एमपी और यूपी की प्राकृतिक सीमा एमपी की कौन सी नदी बनाती है, तो वो है एमपी की बेतवा नदी। लेकिन देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, लेकिन हमें ऑप्शन में बेतवा नदी नहीं दिया जाता। ऐसी कंडीशन में एमपी की जामनी भी एक ऐसी नदी है जो कि एमपी और यूपी की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बेतवा की सहायक हलाली नदी पर एमपी के रायसेन में हलाली परियोजना स्थित है। इसी परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस परियोजना को एमपी में सम्राट अशोक सागर के नाम से जाना जाता है? तो एमपी की हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए, क्योंकि बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरती है, इसीलिए बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और बेतवा को ही प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा कहा जाता है। देखिए, एमपी के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल विदिशा और सांची बेतवा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, ये जो बौद्ध स्थल है, ये सम्राट अशोक के शासनकाल में स्थापित किए गए थे। एमपी के रायसेन जिले में स्थित सांची, विदिशा और निवाड़ी जिले में स्थित एमपी का ओरछा, ये बेतवा नदी के तट पर स्थित शहर हैं। देखिए, बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए ये यूपी के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। देखिए दोस्तों, एमपी में बेतवा नदी पर कोई भी इंपॉर्टेंट डैम नहीं बनाया गया है, लेकिन देखिए, यूपी के ललितपुर में बेतवा नदी पर माता टीला डैम स्थित है। देखिए, माता टीला परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये तीनों ही परियोजनाएं संयुक्त रूप से एक ही परियोजना है। तो माता टीला परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या राजघाट परियोजना यूपी के ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। मतलब इस परियोजना का जो प्रॉफिट है वो एमपी और यूपी राज्य के मध्य में बांटा जाता है। देखिए दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत में एक योजना लेकर आए थे जिसका नाम था नदी जोड़ो परियोजना। तो देखिए, नदी जोड़ो परियोजना के तहत भारत में पहली बार केन और बेतवा नदियों को जोड़ा गया था। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत में नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ी गई पहली नदी है। और यह जो परियोजना है भारत के पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि केन बेतवा लिंक परियोजना भारत के किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो ये भारत के पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, जो कि एमपी के पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। आगे देखिए, एमपी के ओरछा में बेतवा नदी पर कंचन घाट स्थित है। इसी कंचन घाट पर वीर सिंह बुंदेला की छतरिया एमपी के ओरछा में बेतवा नदी के तट पर है। तो याद रखिएगा, रामघाट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रामघाट और त्रिवेणी घाट ये उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और कंचन घाट एमपी के ओरछा में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो आगे देखिए दोस्तों, अगली है हमारे पास एमपी में सिंध नदी। देखिए, सिंध नदी का उद्गम
विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से होता है। एमपी में बहने वाली पाहुज, कुआरी, माहुर और पार्वती जो नदियां हैं, सिंध की सहायक नदियां हैं। देखिए ये पार्वती जो है ये चंबल की सहायक नहीं है, बल्कि ये एक क्षेत्रीय नदी है जो कि सिंध की सहायक है। क्लियर? और सिंध जो है वो यमुना की सहायक नदी है। देखिए सिंध नदी विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है और एमपी के शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर जैसे जिलों से बहते हुए यूपी के इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। देखिए 470 किलोमीटर लंबी इस नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है कुआरी नदी। तो चलिए हम कुआरी नदी पर कैजुअली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुआरी नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ से व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुआरी नदी किसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एमपी की कुआरी नदी सिंध की सहायक नदी है, इसीलिए कुआरी नदी को कुआरी सिंध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यह जो नदी है एमपी के शिवपुरी जिले में स्थित शिवपुरी के पठार से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए एमपी के भिंड जिले में सिंध नदी से मिल जाती है। तो देखिए ये लेंथ में बहुत छोटी है लेकिन सिंध की सबसे महत्वपूर्ण सहायक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एमपी में बहने वाली केन नदी कटनी जिले की भांडेर श्रेणी से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए यूपी के चीला गांव में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो केन नदी भी एमपी में यमुना की सहायक नदी है। इसकी टोटल लंबाई देखिए 427 किलोमीटर है, लेकिन एमपी में 292 किलोमीटर यह नदी बहती है। लेकिन देखिए दोस्तों, टोटल लंबाई पूछी जाती है तो आप कुल लंबाई को याद रखिएगा। 427 किलोमीटर लंबी है एमपी की केन नदी। केन नदी को ही शुक्तिमती, कर्णावती या केनास के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? देखिए उत्तर की ओर बहते हुए ये एमपी के पन्ना जिले में जाती है और पन्ना जिले में पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। एमपी के पन्ना नेशनल पार्क से होकर बहती है एमपी की केन नदी और केन नदी पर ही एमपी के पन्ना नेशनल पार्क में पांडव जलप्रपात स्थित है। ओके, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और बहुत ही नॉर्मल फैक्ट हमसे यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बाद अगला है हमारे पास ताप्ती नदी तंत्र। ताप्ती और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर ताप्ती नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है एमपी में ताप्ती नदी। देखिए अगर हम ताप्ती नदी की बात करें तो यह नदी एमपी के बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो सूर्य के ताप से हुआ है, इसीलिए ताप्ती नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा गया है। इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है, लेकिन एमपी में ये 322 किलोमीटर बहती है। लेकिन ऑल ओवर लंबाई पूछी जाती है तो 724 किलोमीटर लंबी है एमपी की ताप्ती नदी। देखिए यह जो नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए भारत के 3 राज्यों में बहती है। एमपी, जहाँ से इस नदी का उद्गम है, इसके बाद ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। तो देखिए दोस्तों, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी का बहने का जो क्रम है वो एक जैसा है। दोनों ही नदियाँ 3 राज्यों में बहती है और दोनों ही नदियाँ पश्चिम में बहती है और नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समानांतर बहने वाली नदियाँ हैं, इसीलिए ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। देखिए ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहते हुए एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहती है और गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और नर्मदा की ही तरह यह एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एमपी का मुल्ताई जो कि एमपी के बैतूल जिले में स्थित है, बुरहानपुर और गुजरात का सूरत शहर, ये तीनों ही ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, ताप्ती की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है पूर्णा नदी। इसके अलावा बाहुद, गिरना, बोरी, पंचरा और शिवा, ये भी ताप्ती की ही सहायक नदियां हैं। देखिए ताप्ती नदी पर महाराष्ट्र में अपर एवं लोअर ताप्ती परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जो कि एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, खंबात की खाड़ी में गिरने वाले नदी तंत्रों में तीसरा है माही नदी तंत्र। माही और उसकी मुख्य सहायक नदियां मिलकर माही नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम माही नदी की बात करें तो यह नदी 543 किलोमीटर लंबी है, जो कि एमपी के धार जिले के सरदारपुर कस्बे से निकलती है
देखिए यह जो नदी है पश्चिम की ओर बहते हुए एमपी के बाद राजस्थान जाती है और राजस्थान के बाद गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्लियर? इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 543 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इस नदी की विशेषता है कि यह पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मध्य प्रदेश की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है और माही नदी के तट पर ही एमपी का धार और धार जिले का कुक्षी बसा हुआ है। तो एमपी में धार और कुक्षी माही नदी के तट पर स्थित शहर हैं। ओके दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली यह एमपी की तीसरी बड़ी नदी है। पहली है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती और तीसरी है माही नदी। देखिए माही नदी को पृथ्वी पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। शिवपुत्री नर्मदा है, सूर्यपुत्री ताप्ती है और पृथ्वी पुत्री माही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्रों में दूसरा है गोदावरी नदी तंत्र। देखिए गोदावरी और उसकी मुख्य सहायक नदियां मिलकर गोदावरी नदी तंत्र का निर्माण करती है। इसकी एमपी में सबसे महत्वपूर्ण नदी है बेनगंगा। देखिए दोस्तों, बेनगंगा नदी जो है दक्षिण की ओर बहने वाली एमपी की सबसे बड़ी नदी है। देखिए यह नदी एमपी के शिवनी जिले के पारसवाड़ के पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर बहते हुए महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाती है। क्लियर? इसकी टोटल लंबाई 570 किलोमीटर है। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, बेनगंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है एमपी में बहने वाली वर्धा नदी। देखिए अगर हम वर्धा नदी की बात करें तो वर्धा और बेनगंगा नदियों का संगम महाराष्ट्र के भंडारा जिले में होता है और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बेनगंगा और वर्धा नदियों का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। क्लियर? बेनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहते हुए महाराष्ट्र राज्य में जाती है और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो गोदावरी की एमपी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक नदी एमपी की बेनगंगा नदी है। क्लियर? तो बेनगंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है एमपी की वर्धा नदी। देखिए एमपी के बैतूल जिले के मुल्ताई की पहाड़ी से वर्धा नदी का उद्गम होता है और यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए महाराष्ट्र राज्य में जाती है और महाराष्ट्र में बेनगंगा नदी से मिल जाती है। तो यह बेनगंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, दक्षिण की ओर बहने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी है एमपी की पेंच नदी। देखिए पेंच नदी जो है एमपी के छिंदवाड़ा जिले की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और देखिए यह दक्षिण की ओर बहते हुए कान्हान नदी से मिल जाती है। अब देखिए ये जो कान्हान नदी है यह बेनगंगा की सहायक नदी है। देखिए आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र से कान्हान नदी का उद्गम होता है। ये दक्षिण की ओर बहते हुए बेनगंगा नदी में जाकर महाराष्ट्र राज्य में मिल जाती है और पेंच नदी महाराष्ट्र राज्य में इस कान्हान नदी से मिलती है। एमपी की पेंच नदी ही एमपी के पेंच नेशनल पार्क से गुजरती है। इसी नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम पेंच नेशनल पार्क पड़ा है। क्लियर? दक्षिण की ओर बहते हुए यह नदी महाराष्ट्र में जाती है और महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कान्हान नदी से मिल जाती है और कान्हान नदी आगे जाकर बेनगंगा नदी से मिलती है और फिर बेनगंगा नदी आगे बढ़ती है और बेनगंगा और वर्धा नदी का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद देखिए बेनगंगा और वर्धा नदियों का जो संगम है प्राणहिता के नाम से आगे बढ़ता है और प्राणहिता नदी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। तो इनडायरेक्टली अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बेनगंगा किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है तो ये गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और एमपी की दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बेनगंगा नदी के तट पर ही एमपी का बालाघाट शहर स्थित है। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एमपी की नदियों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अब मैं आपको एमपी की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। तो पहला फैक्ट देखिए दोस्तों, एमपी में मान नदी जो कि धार जिले से निकलती है नर्मदा की एक सहायक नदी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है व्यापम की एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। एमपी की मान नदी जो कि धार जिले से निकलती है नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा में राइट हैंड साइड से आकर मिलती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एमपी का मंदसौर जिला शिवना नदी के तट पर स्थित है। शिवना नदी एमपी में चंबल की सहायक नदी है। देखिए शिवना नदी के तट पर ही एमपी के मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है।
तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, एमपी में केन नदी जिसका उद्गम एमपी के कटनी जिले से होता है, इसी नदी को दिरणावती के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट फैक्ट देखिए, बेतवा के अतिरिक्त बेतवा की सहायक जामनी भी एक ऐसी नदी है जो कि एमपी और यूपी की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो देखिए, इन दोनों ही नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेतवा और जामनी। ये दोनों ही नदियां एमपी और यूपी की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक जितने भी फैक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बेनगंगा नदी का उद्गम एमपी के किस जिले से होता है? तो देखिए दोस्तों, एमपी की बेनगंगा नदी जो कि दक्षिण की ओर बहने वाली एमपी की सबसे बड़ी नदी है, इस नदी का उद्गम एमपी के सिवनी जिले से होता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद देखिए, नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर मिलती है? तो देखिए, एमपी की नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो देखिए, उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, एमपी का चचाई वाटरफॉल जो कि एमपी के रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है, 130 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद देखिए, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, एमपी में बहने वाली तवा नदी नर्मदा की मुख्य सहायक नदी है। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? तो देखिए, एमपी की केन, बेतवा और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, लेकिन एमपी की सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एमपी की नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद देखिए, मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो एमपी का मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद देखिए, एमपी की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो देखिए, एमपी की सबसे उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंध नदी एमपी के किस जिले से निकलती है? तो देखिए, सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से होता है। तो आंसर है हमारा आंसर ए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एमपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एमपी की सबसे लंबी नदी है एमपी की नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद देखिए, शिप्रा नदी एमपी के किस जिले से निकलती है? तो शिप्रा नदी एमपी के इंदौर जिले से निकलती है। तो आंसर हो गया हमारा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है? तो देखिए दोस्तों, एमपी के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओरछा के अलावा विदिशा और सांची भी दो ऐसे शहर हैं जो कि बेतवा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ओके, तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? तो देखिए, राणा प्रताप सागर जलाशय जो है वो राजस्थान के चित्तौड़ में चंबल नदी पर बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, चंबल नदी पर 3 जलाशय स्थित है। एमपी के मंदसौर में गांधी सागर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर और राजस्थान के कोटा में जवाहर सागर। तो याद रखिएगा, ये 3 डैम चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए, चंबल नदी के आसपास 4 बांधों में नहीं है। तो देखिए, इंदिरा सागर डैम जो है वो खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। इंदिरा सागर डैम चंबल नदी का डैम नहीं है। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, एमपी में भालकुंड जलप्रपात बेतवा की सहायक बीना नदी पर एमपी के सागर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमसा नदी कहां से उत्पन्न होती है? तो देखिए, तमसा नदी को ही टोंस नदी के नाम से जाना जाता है,
जो कि एमपी के सतना जिले में कैमूर श्रेणी से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। तमसा नदी का उद्गम एमपी के सतना जिले से होता है। इसके बाद देखिए स्वर्ण नदी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए एमपी की स्वर्ण नदी को ही सोन नदी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इनमें से कौन सी एमपी में दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो देखिए एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है एमपी की चंबल नदी, जो कि 965 किलोमीटर लंबी है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद देखिए ताप्ती नदी एमपी में कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी का उद्गम एमपी के बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ियों से होता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद देखिए वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। तो एमपी में सिंहस्थ कुंभ का मेला शिप्रा नदी के तट पर एमपी के उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। एमपी की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए एमपी की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां उत्तर की ओर बहते हुए किस नदी से मिलती है? तो देखिए ये सभी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। आगे देखिए कौन सी नदियां राज्य में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो देखिए एमपी की नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा एमपी की माही नदी तीसरी ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। आगे देखिए कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो एमपी में कंचन घाट एमपी के ओरछा में बेतवा नदी पर स्थित है। तो आंसर हो गया हमारा आंसर बी। एक प्रमुख शहर जिसमें शिप्रा नदी गुजरती है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी का उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काली सिंध नदी किस जिले से निकलती है? तो देखिए एमपी में काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले के बागली गांव से होता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। झाड़ीदाहा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो देखिए एमपी के इंदौर में झाड़ीदाहा वाटरफॉल चंबल नदी पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद देखिए बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो एमपी में बाणसागर परियोजना एमपी के शहडोल में सोन नदी पर स्थित है। तो आंसर हो गया हमारा आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों किन 2 नदियों का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दक्षिण की ओर बहने वाली एमपी की बेनगंगा और वर्धा नदी महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जाकर मिलती है और इन दोनों नदियों का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एमपी की इंपॉर्टेंट सभी नदियां और उनसे रिलेटेड वे सभी क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्जाम्स में हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।